हेलो एवरीवन। सो स्टैटिस्टिक के चैप्टर 2 में यानी कलेक्शन ऑफ डेटा में हमने दो पार्ट कर रखा है। मैंने आपको कहा भी था कि ये चैप्टर थोड़ा ज़्यादा लंबा है, इसके वजह से एक वीडियो में इसको हम लोग कवर नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि हमारा जो लेंथ है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, ठीक है, और ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। अब हमारा टॉपिक है सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड। सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड क्या है? अब देखो, आपने तरीका तो देख लिया कि कैसे कैसे कौन कौन सा यहाँ पे सोर्स था कलेक्शन ऑफ डेटा का, ठीक है। इसमें दो टेक्निक का इस्तेमाल करना है। दो तरह के टेक्निक हो सकते हैं, एक सेंसस मेथड हो सकता है या सेंसस या सर्वे मेथड कहा जाए, और दूसरा है सैम्पलिंग मेथड या सैम्पलिंग सर्वे मेथड। आखिर ये क्या होता है, इसको पहले आप समझो। तो एक वर्ड समझ आपको ज्यादा जानना जरूरी है, दैट इज पॉपुलेशन या यूनिवर्स। नाउ पॉपुलेशन या यूनिवर्स किसको कहते हैं? तो जिस भी चीजों के लिए हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो population या universe is defined as an aggregate of individual items whether composed of people or things which are subject to statistical investigation। यहाँ पे देखो कि जिस भी चीजों के लिए हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, चाहे वो थिंग्स हो चाहे पीपल हो, उस एरिया के लिए उस एरिया पूरा कंप्लीट एरिया हमारा पॉपुलेशन कहलाता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम लोग एवरेज मंथली वेजेस ऑफ 1000 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री ये जानना चाहते हैं। एक फैक्ट्री में 1000 वर्कर्स है, ये पूरा का पूरा, क्योंकि हमें उसी 1000 को जानना है, ये पूरा 1000 पॉपुलेशन या यूनिवर्स कहलाएगा। तो ये दिमाग में नहीं रखना है कि सिर्फ ये इंडिविजुअल पर्सन ही हो सकते हैं, ये कोई चीजें भी हो सकती हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक फर्म है, टायर मैन्युफैक्चरिंग फर्म। टायर मैन्युफैक्चरिंग फर्म में जितने भी टायर्स हैं उसको चेक करना है, उसके बारे में मान लेते हैं डेटा सर्टेन कलेक्ट करना है, तो जितने भी नंबर ऑफ टायर्स होंगे वो वहां का पॉपुलेशन या यूनिवर्स कहलाएगा, ठीक है। ये पॉपुलेशन कहलाता है, और उसी से हम लोग क्या करते हैं, इस पॉपुलेशन का सर्टेन हिस्सा हम लोग क्या करते हैं, जब चूज करते हैं उसे सैंपल कहा जाता है। जैसे ये 1000 वर्कर में 100 वर्कर को चूज किया गया, वो सैंपल हो गया, ओके। नाउ देखो, अब यहाँ पे सेंसस मेथड क्या है और सैम्पलिंग मेथड क्या होता है। सेंसस का मतलब क्या कि जब भी जो पॉपुलेशन है, ठीक है, पॉपुलेशन जितना भी है, अभी जो आपने पढ़ा, पॉपुलेशन या यूनिवर्स का हर एक पर्सन या हर एक एलिमेंट से हम लोग जब डेटा कलेक्ट करते हैं, उसे सेंसस मेथड कहा जाता है, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल को उसमें हम लोग इंक्लूड करेंगे। When statistical investigation is conducted wherein the data is collected from each and every element of the population, वो सेंसस मेथड होगा। और उसी में से किसी सर्टेन ग्रुप को हमने चूज कर लिया तो वो हो गया सैंपल, ठीक है, वो सैंपल मेथड में हो जाएगा। सेंसस मेथड कहाँ कहाँ अप्लाई होता है? When the size of population is small, जनरली जहाँ पे पॉपुलेशन का जो साइज है वो छोटा है। When there are वाइडली डाइवर्स आइटम्स इन द पॉपुलेशन, जो अलग अलग डाइवर्सिटी का पॉपुलेशन में अलग अलग डाइवर्सिटी है, तो वहां पे इसका इस्तेमाल होगा। व्हेन इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डिफरेंट आइटम्स इज रिक्वायर्ड, इंटेंसिव एग्जामिनेशन, अलग अलग जो हमारा डेटा है, अलग अलग तरह का डाइवर्सिटी है, उसका इंटेंसिव एग्जामिनेशन करना है, उसको इवेलुएट करना है, तो फिर इसको हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। When the investigator requires a high degree of reliability and accuracy, उसे बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी का ज़रूरत है, तो हर एक डेटा को, हर एक पॉपुलेशन के एलिमेंट को वो कंसीडर करेगा। नेक्स्ट है मेरिट्स ऑफ सेंसस मेथड। इसके मेरिट्स क्या क्या है, सेंसस मेथड के मेरिट्स क्या क्या है? सबसे पहला, रिलायबल एंड एक्यूरेट है ये, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक पर्सन से जाके हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। लेस बायस्ड, ये लेस बायस्ड होगा अदर सोर्सेज से। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा डेटा है तो इन्वेस्टिगेटर अकेले तो कलेक्ट नहीं करता है, अलग अलग सैंपल्स आता है अलग अलग जगह से, उसको फिर कंक्लूड किया जाता है, तो ये जनरली लेस बायस्ड होता है। फिर उसके बाद स्टडी ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक, इसमें हम लोग अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, अलग अलग नेचर के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे डाइवर्सिटी होगा उसमें हमारा सेंसस मेथड काफ़ी यूज़ किया जाता है। डीमेरिट्स इसके क्या क्या हैं? डीमेरिट्स में देख लो, सबसे पहला कॉस्टलियर है ये, ठीक है, सबसे पहला ये कॉस्टलियर है, क्योंकि इतना पूरा कंप्लीट हमें अगर डेटा अक्वायर करना है, हर एक पर्सन से हमें डेटा निकालना है, इसमें पैसे तो खर्च होंगे ही होंगे, साथ साथ में समय भी लगेंगे। लार्ज मैन पावर, इसमें हमें ज़्यादा लोगों का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है।
लार्ज मैन पावर, वो भी ट्रेंड होने चाहिए। सो इसमें कॉस्टलियर तो है ही, और लार्ज मैन पावर का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ज़रूरत होता है। फिर है नॉट सुटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन। नॉट सुटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन, बड़े इन्वेस्टिगेशन के लिए जनरली ये सुटेबल नहीं होता है, क्योंकि अब जैसे मान लेते हैं कि अब बड़ा होगा, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का एरिया हमारा ज़्यादा बड़ा है। सो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में बेसिकली बहुत ज़्यादा ट्रेंड पर्सोनल का ज़रूरत होगा, समय भी बहुत ज़्यादा लगेगा, और उससे फिर कंक्लूड करना एग्जैक्ट हमारा कंक्लूजन नहीं निकल पाएगा। नेक्स्ट है सैंपल मेथड। तो सैंपल मेथड में आपने क्या समझा यहाँ पे कि सैंपल मेथड जब पॉपुलेशन का एक सर्टेन हिस्सा जो होता है, जैसे आप इस फिगर में आप देख सकते हो कि ये पूरा पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन का एक छोटा सा हिस्सा जब हम लोग उठा लेते हैं, और फिर इसके अकॉर्डिंग ये छोटा हिस्सा ऐसा होना चाहिए कि सभी को रिप्रेजेंट करे, और इसको हम लोग फिर एग्जामिन करके कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, तो ये फिर सैंपल मेथड होता है। जैसे आप मान लेते हैं कि मॉल में जाते हो या रिटेल शॉप में जाते हो, वहां पे चावल की बोरी रखी रहती है, चावल का कंटेनर रखा रहता है, उसमें चावल रहता है, ठीक है। सो आपने देखा होगा, या तो आप या तो आपके पेरेंट्स जो भी आपके साथ जा रहे हैं, सो आप देखे होंगे वहां पे क्या कि वो क्या करते हैं, उसका छोटा सा थोड़ा सा वो सैंपल उसका लेते हैं, या तो वो उसको टेस्ट करके खा के ही थोड़ा सा देख लेते हैं, या तो स्मेल करके उसको वो पता करते हैं, यानी कि पूरा का पूरा कंटेनर को, ये उसके एक छोटे से सैंपल, ऐसा नहीं ना एक एक दाना को वो चेक कर रहे हैं कि हाँ कैसा है ना, एक छोटा सा सैंपल उठाया उन्होंने और कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया कि हाँ चावल अच्छा है, चावल खराब है, चावल यहाँ पे फ्रेश नहीं है, ये सभी वो लोग डिटरमाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कि सुटेबल कहाँ होगा, जहाँ पे लार्ज सैंपल साइज हमारा होगा वहाँ सुटेबल होगा। एक्यूरेसी, ज़्यादा एक्यूरेसी का जरूरत नहीं होगा जहाँ पे, वहाँ जरूरत होगा इसका। फिर है इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डाइवर्स आइटम। तो अलग अलग आइटम्स को हमें सिलेक्ट करना है, तो यहाँ सैंपल भी अच्छे ढंग से हमें सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद है यूनिफॉर्मिटी, एक तरह का डेटा हमारे पास, यानी इसको होमोजिनिटी भी कहते हैं। सो होमोजीनियस डेटा जब हमारे पास अवेलेबल होगा, सो वहां पे भी सैंपल मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा। अब मेरिट्स क्या क्या है सैंपल मेथड का, सबसे पहला इकोनॉमिकल, यानी कि सस्ता है, ये टाइम सेव करता है इन कंपैरिजन टू सेंसस मेथड। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर्स, इसमें आप एरर्स का आसानी से पता लगा सकते हो, और लार्ज इन्वेस्टिगेशन में इसका अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है। डीमेरिट्स इसके क्या है, ये पार्शियल हो सकता है डेटा, इट इज ओनली अ पार्शियल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द यूनिवर्स और पॉपुलेशन, है ना, क्योंकि अब पूरे डेटा में हम लोग हर एक पर्सन को तो सिलेक्ट नहीं किए हैं, तो यहाँ पे डेटा हो सकता है कि पार्शियल हो। रॉन्ग कंक्लूजन भी ड्रॉ किया जा सकता है इससे, ठीक है। डिफिकल्टी इन सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, सो इसमें से अब ये जैसे ये पूरा पॉपुलेशन है, इसमें से कौन से सैंपल को सिलेक्ट किया जाए, अब ये बहुत सोचने वाला सवाल हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे आप देखो टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग के कितने तरीके होते हैं। तो क्रक्स में आप ये देख सकते हो कि सैम्पलिंग दो तरीके का होता है, एक रैंडम और एक नॉन रैंडम, ठीक है। फिर उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, रेस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग, ये रैंडम सैम्पलिंग में आता है। रेस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग में फिर चार आ गया, चार कौन कौन सा है यहाँ पे, सो आप देखो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। और वहीं रैंडम सैम्पलिंग में हमारा क्या आया, जजमेंट सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। अब इसके बारे में, इन सभी के बारे में एक एक करके आगे पढ़ते हैं। सबसे पहला आया रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। रैंडम सैम्पलिंग को यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी कहा जाता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी इसे कहा जाता है। So random sampling method refers to a method in which every item of the universe has known chance of being chosen for the sample। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि जो भी यहाँ पे हमारा पॉपुलेशन है, ठीक है, अब इसमें से हर एक का इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने का। सो इसीलिए इसे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी कहा जाता है। एक जैसे ग्रुप है, सो अब ग्रुप में मान लेते हैं क्लासरूम है, उस क्लासरूम में 50 स्टूडेंट्स हैं, मुझे उसमें से चूज करने हैं कुछ सर्टेन सिचुएशन के लिए। अब जैसे मुझे स्टूडेंट्स चूज करने हैं कि अभी फुटबॉल होने वाला है, तो एक टीम बनाना है, मुझे चूज करने हैं। अब बच्चे यहाँ पे खुद से हाथ नहीं उठा रहे हैं, है ना, खुद से वो नहीं बता रहे हैं कौन जाएंगे फुटबॉल में। सो अब
टीचर उसके बारे में जानता है कौन कौन से बच्चे हैं, या फिर अब वो नहीं भी जान रहा है, मान लेते हैं बस ट्रायल है फुटबॉल का, या कोई एक सर्टेन हमें स्टूडेंट्स चाहिए, एक टीम चाहिए, तो ट्रायल है, तो रैंडम बेसिस पे किसी को भी सिलेक्ट कर लिया जाए, ठीक है, किसी को भी सिलेक्ट कर लिया जाए रैंडम बेसिस पे। सो वो हो जाएगा क्या, वो हो जाता है आपका रैंडम सैम्पलिंग। इसमें रैंडम सैम्पलिंग में दो तरह का आ जाएगा, एक सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और एक रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। So random sampling में simple random sampling is one in which every item of the population has equal chance। बात वही है इसमें, ठीक है। अब सिंपल में और क्या है, या अनरेस्ट्रिक्टेड में इसमें क्या है, तो दो तरीके से हम लोग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कर सकते हैं। एक है लॉटरी मेथड। सो अब देखो हर एक का इक्वल चांस होता है यहाँ पे जीतने का, या इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने का, ठीक है। सो लॉटरी मेथड, तो आपने ऐसा तो बॉल देखा होगा। अब इसमें क्या हो जाता है कि कुछ चीट रखे हुए हैं और उसमें पता नहीं है कि क्या मेंशन है, तो जो भी आप चीट उठाओगे उसके अकॉर्डिंग आपको अपॉइंट हो जाएगा, या फिर मान लेते हैं लॉटरी लगेगा, ठीक है। सो आप जैसे ये चीट मेथड आप यहाँ पे भी देख सकते हो, जब आप राजा मंत्री चोर सिपाही खेलते हो, है ना, तो आपने खेला होगा राजा मंत्री चोर सिपाही, तो आपने देखा होगा चार तरह के वहां पे चिट होते हैं, राजा मंत्री चोर और सिपाही। तो किसी को नहीं पता रहता है, एक तो हवा में ऐसे उछाला जाता है, और फिर किसी को नहीं पता रहता है कि उसमें कौन से पेज में कौन सा क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब हर एक पर्सन का इक्वल चांस होता है, राजा बनने का भी, मंत्री बनने का भी, चोर बनने का भी और सिपाही बनने का भी। किसी का एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं होता है, सो ये प्रोबेबिलिटी पे चलता है, चांस पे चलता है। उसी तरह से एक है कि यूज ऑफ रैंडम नंबर टेबल। सो एक रैंडम नंबर टेबल तो जो फेमस है, जैसे टिपेट रैंडम नंबर टेबल काफी ज्यादा फेमस है। तो आखिर ये क्या होता है, इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सो आपने क्रिकेट तो खेला होगा, है ना, तो आप जब क्रिकेट खेलते होगे बचपन में, या आज भी आप ये काम किया करते होगे। सो जैसे मान लेते हैं अब की बैटिंग है, ठीक है। सो अब सिंगल सिंगल इंडिविजुअल बैटिंग और बॉलिंग चल रहा है, तो मान लेते हैं अब यहाँ पे क्या हो गया कि कौन पहले जाएगा, तो चार लोग हैं, अब चार लोग में पहले कौन बैटिंग करेगा, पहले कौन बॉलिंग करेगा। सो अब ये क्या है कि किस तरीके से लोग करते थे, तो अब जैसे 1 2 3, या हम लोग इसको ऐसे कर देते हैं 2 1 3 4 ऐसे लिख दिया गया। अब इसको बैट से ढक दिया गया, इतने जो एरिया है, इसने जो पोर्शन है उसको बैट से ढक दिया गया, और एक लकीर सामने निकाल दिया गया, ठीक है, ऐसे। तो बैट से ये ढका हुआ है, ये कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है, ये पूरा ढका हुआ है बैट से कि कौन सा नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि अब चूज करना है, तो लोग आ रहे हैं चूज कर रहे हैं, जैसे इस ये चूज कर लिया एक, तो फोर्थ नंबर पे चला गया, कोई ये चूज कर लिया तो फर्स्ट नंबर पे। तो ये रैंडम टेबल जब ये हटाया जाएगा तो पता चलेगा कि अच्छा एक्चुअल ऐसा है। तो उसी तरह से एक रैंडम नंबर टेबल है कि हर एक को अलग अलग यहाँ पे क्या कर दिया गया है, असाइन कर दिया, इतना नंबर इतना नंबर। अब वो जैसे नंबर कॉल होता है, ऐसे यहाँ पे ये नंबर है। सो ये नंबर मान लेते हैं कि 100 ग्रुप्स में इस टेबल का यूज किया जा रहा है। अब ये 26,900 इस नंबर को बुलाया गया कि 26900 ये नंबर को बुलाया गया। अब ये जो नंबर होगा ये हो सकता है कि 10th नंबर हो, ठीक है, कि 10th पर्सन हो। सो इस तरीके से रैंडम नंबर टेबल का भी इस्तेमाल किया जाता है रैंडम सैम्पलिंग के लिए, कि ऑन एन रैंडम बेसिस किसी को भी सिलेक्ट किया जाएगा। सो इसका क्या मेरिट है, तो नो पर्सनल बायस, इसमें तो पता ही नहीं चल रहा है पर्सनल बायसनेस का। बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, चांस पे बेस्ड है। एक्यूरेसी कैन बी असेस्ड, सो एक्यूरेसी इसमें अंदाजा लगाया जा सकता है, सिंस इट इज पॉसिबल टू एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ सैम्पलिंग एरर्स इन द रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम रैंडम सैंपल। इंक्रीजिंगली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, सो ये क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट भी करता है। फिर वहीं आप इसके डीमेरिट्स क्या क्या हो गए सिंपल रैंडम के, तो अनसुटेबल फॉर स्मॉल सैम्पलिंग, छोटे सैंपल के लिए सुटेबल ज्यादा नहीं है। डिफिकल्ट टू प्रिपेयर सैम्पलिंग फ्रेम, सो इसमें सैम्पलिंग फ्रेम क्या होगा, किसको सिलेक्ट किया जाएगा, इसके लिए सैंपल फ्रेम बनाना काफी मुश्किल है। फिर उसके बाद टाइम कंज्यूमिंग भी ज्यादा है। नेक्स्ट रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। सो अनरेस्ट्रिक्टेड में तो हो गया, दो तरीका था। अब यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग, रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग में क्या क्या आ जाता है, रेस्ट्रिक्ट किया गया है सर्टेन एरिया तक। तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। अब इसमें इसको देखते हैं हम लोग। तो देखो सबसे पहला क्या आ गया, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। सो अब इसमें आप देखो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि इसमें जो पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन को सर्टेन ग्रुप्स में बांट दिया जाता है, ठीक है।
अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया जाता है और फिर उस ग्रुप से सिलेक्ट किया जाता है। तो इसे स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। उसी ग्रुप को स्ट्रेटा भी कहा जाता है। ये अलग अलग स्ट्रेटा में बांट दिया जाता है। जैसे एग्जांपल देखो, सपोज वी वांट टू नो हाउ मेनी आवर्स एन एवरेज 11th क्लास स्टूडेंट स्टडी एवरी मंथ। ठीक है, सो फॉर दिस स्टूडेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्ट्रेटा, 3 ग्रुप्स में बांट दिया गया, कॉमर्स, साइंस और ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम। Its basic purpose is to ensure that all the characteristics of a heterogeneous population are adequately represented in the sample. It also helps in increasing the accuracy of the result. So अब देखो इसमें क्या किया गया कि अगर वहाँ पे जानना था कि कितने घंटे स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते हैं, सो अब यहाँ पे आप देखो कि इसको 3 ग्रुप में बांट दिया, कॉमर्स, साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। तो ये 3 स्ट्रीम हो गया, 3 स्ट्रेटा में बांट दिया गया। अब वहां से रैंडमली किसी को सिलेक्ट कर लिया जा रहा है। ठीक है, सो ये स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग हो गया। फिर आते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग या फिर क्वासी रैंडम सैम्पलिंग जिसको कहते हैं। अब ये क्या है, सो इसमें एक सर्टेन सिस्टम में बांधा गया है। जैसे एग्जाम्पल ले लो कि इफ population contain 20,000 items of a sample of 40 items is to be taken. So if a population contain 20,000 items and a sample of 40 items is to be taken, अब उसमें से 20,000 में से 40 items को ही लेना है। So the selection of every 50th item will give the required sample. So अब यहाँ पे क्या हो गया, हर 50th item को यहाँ पे क्या किया जाए, सिलेक्ट किया जाए। तो हर 50th आइटम को ऐसा सिलेक्ट किया जाए तो 40 ग्रुप यहाँ पे बन जाएंगे, 40 यहाँ पे सैंपल हमें मिल जाएगा। तो एक सिस्टमैटिक, जैसे मान लिया जाए कि स्कूल में ही स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जा रहा है, बोला जा रहा है हर क्लास में 10th रोल नंबर वाले को सिलेक्ट कर लिया जाए, तो है तो ये रैंडम बेसिस में कि यहाँ पे हर 10th को क्या किया जा रहा है, हर 10th रोल नंबर को। तो अब वो नहीं पता है कौन सा वो अच्छा स्टूडेंट होगा, वो वीक स्टूडेंट होगा, अब ये नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली सिलेक्ट कर लिया जा रहा है। So इसे quasi random sampling भी कहते हैं because the list is prepared in some random order like geographically, alphabetically। इस तरीके से पहले लिस्ट प्रिपेयर होता है, विदाउट लिस्ट ये नहीं होता है। ठीक है, पहले इसमें हम लोगों को लिस्ट प्रिपेयर करना होता है। नेक्स्ट है क्लस्टर सैम्पलिंग। अब देखो क्लस्टर सैम्पलिंग भी बहुत आसान है। क्लस्टर सैम्पलिंग का मतलब क्या हो जाता है कि अब पूरा जो पॉपुलेशन है उसको डिवाइड कर दिया गया है सब डिविजन्स में, जिसको क्लस्टर्स बोला जाता है। Then out of those cluster, a given number of clusters are chosen at random and all the items covered by the selected clusters are included in this sample। तो example देख लो कि suppose a researcher wants to study eating habits of college students in a city. Instead of surveying every student, they divide the city into cluster based on colleges। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे ईटिंग हैबिट्स देखना है स्टूडेंट्स का, इसके लिए सर्वे हो रहा है। सो पूरे स्टेट यहाँ पे क्या किया कि पूरे सिटी के अलग अलग कॉलेजेस के बेसिस पे इसको डिवाइड कर दिया गया है ना। पूरे कॉलेजेस में यहाँ पे क्या कर दिया गया, उसको क्लस्टर्स में बांट दिया गया। एंड दे रैंडमली सिलेक्ट 5 कॉलेज। तो अलग अलग वहाँ पे क्लस्टर्स में बांट दिया गया कितने कॉलेजेस हैं, और उनमें से किसी 5 कॉलेज को सिलेक्ट कर लिए, यानी 5 क्लस्टर्स को सिलेक्ट कर लिए। सर्वे ऑफ ऑल स्टूडेंट within those selected colleges। so इससे क्या हो गया, in using cluster sampling हमें ये देखना है ये cluster should be as small as possible consistent with the cost and limitation of the survey। तो सबसे पहले ये देखना है कि वो कम कॉस्टलियर होना चाहिए। दूसरा, number of sampling in each cluster should be approximately same। तो सभी clusters में जो numbers हैं वो same होने चाहिए। नेक्स्ट है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। सो मल्टी स्टेज क्या है, अलग अलग स्टेज में, जैसे फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। सो एग्जांपल देखो, इन एन अर्बन इंक्वायरी अ सैंपल ऑफ टाउन्स मे बी टेकन फर्स्ट। सबसे पहले टाउन को लिया जाता है, एंड देन फ्रॉम ईच सिलेक्टेड टाउन सब सैंपल्स ऑफ हाउस होल्ड मे बी टेकन। और उसमें से फिर क्या हो गया, देन इफ नेसेसरी फ्रॉम ईच ऑफ द सिलेक्टेड हाउस होल्ड अ थर्ड स्टेज सैंपल ऑफ इंडिविजुअल्स मे बी टेकन। तो अगर किसी के बारे में पता करना है तो अब जैसे देखो कि यहाँ पे पहले क्या हो गया कि पूरा मल्टी स्टेज का मतलब जैसे इंडिया, तो इंडिया से रिलेटेड हमें यहाँ पे चाहिए डेटा चाहिए। तो अब पहले इंडिया, फिर इंडिया में जितने स्टेट्स हैं वो, फिर स्टेट्स के बाद हम लोग आ गए यहाँ पे सिटीज में, फिर सिटीज में हम लोग आ गए हाउस होल्ड पे यानी कि घरों पे। अब यहाँ पे घर में फैमिली,
फिर फैमिली में, अब आ गया एक इंडिविजुअल। तो इस तरह से अलग अलग स्टेजेस पे हम लोग डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ये आपका एक क्विक रिकैप हो गया टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग का। चार है, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक, क्लस्टर एंड मल्टी स्टेज। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये आपको बहुत क्विकली आंसर बता देगा। नेक्स्ट है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। नॉन रैंडम सैम्पलिंग में क्या है, पहले में तो रैंडम बेसिस पे हो रहा था, एक सर्टेन वहां पे क्या था, कुछ बेस नहीं था, किसी को भी सिलेक्ट कर लिया जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पे बेस होगा। अंडर नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड द सिलेक्शन ऑफ अ सैंपल डिपेंड्स ऑन जजमेंट एंड कन्वीनियंस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर रादर देन ऑन चांस। अब यहाँ पे नॉन रैंडम सैम्पलिंग में जो सैंपल का सिलेक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा, जजमेंट एंड कन्वीनियंस ऑफ इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर के कन्वीनियंस और उसके जजमेंट पे डिपेंड करेगा। This method does not provide every item in the universe known chance of being included in the sample। अब इसमें ऐसा नहीं है कि सबका इक्वल चांस होगा सिलेक्ट होने का, ऐसा नहीं है। फिर if the investigator is unbiased and intelligent, the selected sample may be more representative of the population than the random sample। अगर यहाँ पे ये अनबायस्ड होगा और इंटेलिजेंट सैंपल सिलेक्ट किया जाएगा तो उससे काफी ज्यादा फायदा मिलेगा हमें और एक्यूरेट हम लोग रिजल्ट को निकाल सकते हैं। नॉन रैंडम सैम्पलिंग इज नॉट साइंटिफिक, वेरियस लॉज ऑफ स्टैटिस्टिक कैन नॉट बी यूज्ड टू एनालाइज इट। अब इसमें क्या क्या तरीका है, एक जजमेंट है, कोटा सैम्पलिंग एंड कन्वीनियंस सैम्पलिंग। सबसे पहला जजमेंट सैम्पलिंग। जजमेंट सैम्पलिंग क्या होता है, जजमेंट सैम्पलिंग का मतलब क्या हो गया कि the choice of sample items depend exclusively on the judgment of investigator। जो investigator चाहेगा उसके according होगा। Therefore investigator should be fully trained and should have a good knowledge of population। इसे population का अच्छा knowledge होना चाहिए। Next है for example, इसमें आप देख लो कि an investigator is conducting an opinion poll to ascertain the view of students in regard to introduction of casual dress in schools। मैं भी जैसे ऐसे ही पोल इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पे भी पोल डालते रहता हूँ कि आप कैसे क्या डेटा दे रहे हो, है ना। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी जैसे बोला गया कि एक इन्वेस्टिगेटर कंडक्ट कर रहा है ओपिनियन पोल कि ये जानने के लिए स्टूडेंट से इंट्रोडक्शन ऑफ कैजुअल ड्रेस इन स्कूल, कैजुअल ड्रेस स्कूल्स में लागू किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। इन्वेस्टिगेटर में सिलेक्ट 50 स्टूडेंट हु इज इन हिज ओपिनियन are true representative of population of 1500। मान लेते हैं 1500 स्टूडेंट्स हैं पूरे स्कूल में और 50 को इसे सिलेक्ट करना है और जो भी आंसर्स आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ये सर्टेन पर्पस दिमाग में रखेगा कि जैसे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि नहीं बिल्कुल नहीं है, कैजुअल नहीं होना चाहिए, ये फॉर्मल ही रहना चाहिए, फॉर्मल रहेगा तो वो फॉर्मल तरीके से हम लोग यहाँ पे एक्ट भी करेंगे, और कैजुअल हो जाएगा तो किसी का कोई सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होगा, किसी भी तरीके से वो क्या कर सकता है, ड्रेसिंग सेंस अपना सकता है। कैजुअल ड्रेसिंग स्कूल्स में नहीं होने चाहिए। तो ऐसे कुछ मुझे यही साबित करना था, तो ऐसे कुछ 50 स्टूडेंट्स को मैंने ले लिया और फिर उसके अकॉर्डिंग डेटा को हम लोग यहाँ पे कंक्लूजन निकाल रहे हैं डेटा से। दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग इज ऑल्सो नोन एज पर्पसिव या डेलिब्रेट। इसमें जानबूझ के किया जाता है या पर्पसिव, यानी दिमाग में पर्पस होता है कि क्या मुझे शो करना है। नेक्स्ट है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग किसे कहते हैं, अब इसका एग्जांपल देखो, कोटा सैम्पलिंग। कोटा में एक क्या होता है कि एक नंबर फिक्स किया जाता है हर एक ग्रुप का, ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे कोटा उसी को कहते हैं। द आइटम्स ऑफ पॉपुलेशन आर सब डिवाइडेड इनटू वेरियस ग्रुप एंड देन अ कोटा और नंबर ऑफ आइटम्स टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम ईच ग्रुप इज सब डिवाइडेड इज फिक्स्ड। ये फिक्स्ड होगा, बट within the given quota the selection of sample units depends upon the personal judgment of the investigator। अब ये उसके पर्सनल जजमेंट पे डिपेंड करेगा। एग्जांपल के तौर पे आप देख लो कि फॉर एग्जांपल इन अ सर्वे ऑफ टीवी व्यूअर्स द इंटरव्यूअर्स मे बी टोल्ड टू इंटरव्यू 500 पीपल लिविंग इन अ सर्टेन एरिया। यहाँ पे क्या हुआ है, एक सर्वे में टीवी इंटरव्यूअर्स को बोला गया है कि 500 पीपल का इंटरव्यू करना है एक पर्टिकुलर एरिया में, लेकिन अब इसमें बोल दिया गया डैट ऐसे करना है कि डैट 55% ऑफ द इंटरव्यूड आर हाउसवाइफ, 55% उस पॉपुलेशन में हाउसवाइफ होनी चाहिए, 30% स्कूल स्टूडेंट्स होने चाहिए, 10% एम्प्लॉयज होने चाहिए और 5% चिल्ड्रन होने चाहिए।
सो इस तरीके से पूरे ग्रुप में एक फिक्सेशन कर दिया गया, एक नंबर फिक्स कर दिया गया, इतने इतने लोग होने चाहिए। सो वो कोटा सैम्पलिंग हो जाता है। सो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का ही एक स्पेशल फॉर्म है ये। नेक्स्ट, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। नाउ कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या हो गया? सो अंडर दिस मेथड व्हाइल सिलेक्टिंग सैंपल यूनिट्स द इन्वेस्टिगेटर गिव्स द स्पेशल अटेंशन टू हिज कन्वीनियंस, जिसमें उसे आसानी हो, कन्वीनियंस हो, सो उसी को वो स्पेशल अटेंशन देगा, उसी को सेलेक्ट करेगा। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी लार्ज and if investigation is to be completed in a short time frame or the investigator does not have access to subgroups। so इन सभी केसेस में कन्वीनियंस सैम्पलिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि टू एस्टिमेट द एवरेज हाइट ऑफ एन इंडियन, investigator belonging to Delhi can take a convenience sampling from Delhi state only and estimate the average height of an Indian। सो अब इसने यहाँ पे क्या देखा कि एक पर्सन है वो दिल्ली में रह रहा है। सो अब उसे यहाँ पे क्या पता करना है, एवरेज हाइट लोगों का पता करना है इंडिया में। सो अब वो सैंपल सिर्फ और सिर्फ दिल्ली से ही कलेक्ट कर रहा है, क्योंकि दिल्ली में वो रह रहा है, उसे आसानी होगी डेटा कलेक्ट करने में। ठीक है, सो एक कन्वीनियंस सैम्पलिंग। लेकिन अब इसमें आप देखो कि अगर कन्वीनियंस देखा जाएगा, सो इसमें हो सकता है कि हमारा जो डेटा है वो एक्यूरेट ना आए, वो रिलायबल डेटा ना आए। This method of selecting sample is also called chunk, इसे चंक भी कहा जाता है। सो इस तरीके से आपका ये भी चैप्टर जो है कलेक्शन ऑफ डेटा स्टैटिस्टिक का खत्म हो गया। तो हमने स्टैटिस्टिक में 2 चैप्टर कंप्लीट कर रखे हैं और हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी कुछ चैप्टर्स किए हैं। ठीक है, और जैसे जैसे आगे वीडियो बढ़ेगा, तो अभी तक तो फिलहाल इतना है और आगे ये बढ़ते रहेगा, जो कंटिन्यू चल रहा है हमारा वीडियो जो है वो कंटिन्यू सीरीज में चल रहा है। सो आप जरूर से जरूर उस प्लेलिस्ट को आप कंप्लीट देखें, है ना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आप मेंशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।